नमस्कार, मैं पीयूष कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय रामचंद्रपुर। मैं सरगुजा विश्वविद्यालय के एमए हिंदी अंतिम वर्ष चौथे सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 5 आधुनिक भारतीय कविता से कुछ मलयालम कविताएं लेकर प्रस्तुत हूँ। मलयालम कविताओं के इस खंड में अयप्पा पणिक्कर की 3 और जी शंकर कुरूप की एक लंबी कविता मिलाकर कुल 4 कविताएं हैं। आइए सबसे पहले अयप्पा पणिक्कर की कविताएं पढ़ें। अयप्पा पणिक्कर आधुनिक मलयालम कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। वे मलयालम के पहले कवि हैं जिन्होंने यथार्थवादी, समसामयिक और बोलचाल की भाषा में कविता लिखने की शुरुआत की। इनकी कविताएं जीवन के सभी क्षेत्रों में दखल करती दिखाई पड़ती हैं। उनकी पहली कविता गौरैया हम यहाँ पहले पढ़ते हैं, फिर उसे समझने का प्रयास करेंगे। गौरैया। पकी घास में कीड़े मकोड़े टटोलती, चोंच मारती घूमती गौरैयाओं, पेड़ की टहनियों में रेत की नसों में हिमकुंड जल रहा है। कहाँ जाओगी तुम, कहाँ जा आसरा पाओगी तुम, सर्दी आ रही है, अब कहाँ घोंसला बनाओगी, अब कहाँ अंडे रखोगी, सारी पत्तियां तो सूख कर झड़ गई। सूखी घास में सूखी पत्तियों के ढेर में कुछ टटोलती, कुछ खोजती गौरैयाओं, साथी उड़कर चला गया, सभी पत्ते सूख कर झड़ गए, हिमकुंड जलता है। इस कविता में गौरैया जीवन का प्रतीक है। जीवन जो मनुष्य का है, जो गौरैया की भांति अपना संघर्ष कर रहा है। यह जीवन सांसारिकता में रत है, जबकि मनुष्य का स्व व्यग्र है। कवि कहता है कि ओ गौरैया, समय और कठिन होगा तो तुम कहाँ जाओगी, क्या क्या करोगी। जीवन संघर्ष में रत गौरैया से कवि कहता है कोई साथ नहीं देता। ऐसे में जीवन और मन में कहीं गहरे में स्वयं का अस्तित्व बेचैन होता है, व्यग्र होता है। अयप्पा पणिक्कर की कविता की यह विशेषता है कि वे अपनी कविता का निष्कर्ष पाठक पर छोड़ देते हैं। बड़ी कविता का यह एक गुण भी है कि वह कई अर्थ व्यक्त कर सकती है। इस कविता में उन्होंने गौरैया को जीवन और हिमकुंड को मनुष्य का अस्तित्व या स्व माना है। इन दो प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने सूक्ष्म से स्थूल को इस कविता में व्यक्त किया है। धन्यवाद। मलयालम कवि अयप्पा की दूसरी कविता है बहुब्रीहि। आप जानते हैं, बहुब्रीहि व्याकरण में सामासिक अर्थ में किसी तीसरे की व्याख्या करता है। यह कविता भी अपने व्यंग्यात्मक अर्थ में संतुष्ट साहित्यिक वर्ग पर व्यंग आरोपित करती है। आइए पहले यह कविता पढ़ते हैं। बहुब्रीहि। देश के लिए जीवन जिया, उदार मन से कवि याद करता है। एक गोली से कितने पंछी, लेकिन पेट के लिए भोजन। ओणम शशांक के लिए महाबली की याद में एक संगीत नाटक मिल जाए तो अच्छा है। बांग्लादेश के बारे में आप कविता लिख रहे हैं ना, 30 नोट हाथ पर धर देंगे, बाकी चंदा समझ लीजिए। सर, जरा बाल साहित्य थोड़ा मन से, थोड़ा और ध्यान से, हमारी बड़ी सहायता होगी। स्वतंत्रता दिवस की बैठक के लिए स्वागत गीत गाने के लिए एक देशभक्ति गीत मिले तो कृपा होगी। गांधी सत्य के बिस्तर पर चढ़ने की इच्छा है तो शांति पर एक कविता हो, नहीं तो युद्ध पर भी शुभ है।
केर वृक्षों के केदार में अपना वाद्य गान शुरू कर हवा में नाचते कथकली कलाकारों के विचारों के समीकरण के लिए मैं भी आता हूँ। अय्यप्प अपनी इस कविता में एक कवि जो संतुष्ट है अपने जीवन से, उसका परिचय दे रहे हैं। यह कवि जो संतुष्ट है, अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया ऐसा विचार करता है। उसे चिंता है भूखे और गरीब लोगों की। वह यह भी सोचता है कि प्रतिष्ठित पत्रिका के किसी विशेषांक के लिए महादानी राजा बलि पर कोई नाटक प्रकाशित हो जाता या बांग्लादेश पर कविता लिखा जाती। किसी आयोजन के लिए उसे कहीं से पैसे मिल रहे हैं तो कहीं बाल साहित्य पर लिखने का निवेदन आ रहा है। इसी तरह स्वतंत्रता दिवस पर गीत लिखवा लेने का उसका अपना आग्रह है, क्योंकि वह कवि जो खाया पिया घाया है, गांधीवादी भी है, सत्य बोलता है, इसलिए अपेक्षा करता है कि शांति पर भी उससे कविता लिखवा ली जाए। वैसे कविता तो युद्ध पर भी लिखी जा सकती है, यह कवि का भाव है। मतलब हर स्थिति में वह तैयार है कविता लिखने, सम्मानित होने और पैसे कमाने के लिए। इसलिए वह अंत में कहता है कि वह उत्सव, त्योहार आदि सभी अवसरों पर कविता लिखने के लिए प्रस्तुत है। इस कविता में अय्यप्प पणिक्कर ने कवि कर्म को उत्सव धर्मी बना दिए जाने पर व्यंग किया है। यह समकालीन साहित्य परिदृश्य का सत्य भी है। आज कवि अपना सम्मान विकसित करने के लिए, धन अर्जन करने के लिए हर वह कर्म करने को तैयार है जो एक वास्तविक कवि का नैतिक कर्तव्य नहीं है या वास्तविक कवि कर्म नहीं है। इस कविता का शीर्षक बहुब्रीहि उचित ही है, क्योंकि इसके बहाने से, इसके माध्यम से कवियों के बहुस्तरीय जीवन, विचार और उनके छद्म होने को यह कविता कुशलता से व्यक्त करती है। धन्यवाद। अय्यप्प पणिक्कर की तीसरी रचना है समाचार। यह मलयालम कविता समाचारों के माध्यम से समाचार के व्यवहार, नैतिकता और मूल्यों को देखने का प्रयास करती है। आइए पहले इस कविता को पढ़ें, फिर उसे गुनने का प्रयास करें। कविता है अय्यप्प पणिक्कर की समाचार। क्या हैं ताजे समाचार, क्या हैं हमारे आचार। अरे सब कुछ बेकार, भार ढोकर पहुँचे यहाँ, भारत को भी देखभाल लिया। अब किसको यहाँ आना और क्या पता लगाना। अब क्या है समाचार। बैल पर महादेव आए, चूहे पर गणपति आए, मोर पर कार्तिकेय आए। अब जो बचे हैं वे कैसे आएंगे, यही तो पता लगाना है। यही तो हमारा आचार। दुख की सीढ़ियों पर चढ़कर चक्र के दांत चूर चूर कर रीढ़ को और बाकी हड्डियों को यहीं छोड़ दूं या फिर जोड़कर आराम से पड़ा रहूं। सब कुछ ही तो हमारे लिए बेकार। बिना हड्डियों वाले आदमी को रीढ़ का टुकड़ा कैसे मिला। बिना कुछ जाने उसे मरोड़ उठती, उलट पलट होता, तड़पता और बिखर जाता। फिर और क्या समाचार है हमारे लिए।
सब कुछ है बेकार। यह कविता समाचारों को, समकालीनता को देखकर उपजी हुई हताशा और संघर्ष को रेखांकित कर रही है। कवि की दृष्टि में ताजे समाचारों और सूचनाओं में कुछ भी सार्थक नहीं लगता, क्योंकि इन सूचनाओं में हमारे समाज का मूल्यहीन व्यवहार परिलक्षित होता है। कवि प्राचीन इतिहास बोध पर दृष्टिपात करते हुए अनुभव करता है कि हम अपने उच्च मानवीय और ज्ञानात्मक बोध को लेकर वर्तमान तक पहुँचे हैं और राष्ट्र को अच्छे से देख लिया, समझ लिया है। इसे निरीक्षण के बाद यहाँ पुनः आने की इच्छा नहीं रही कि यहाँ अब क्या हो रहा है या यहाँ के क्या समाचार हैं। कवि अय्यप्प पणिक्कर आगे कहते हैं कि पौराणिक काल में दृष्टि डालें तो पाते हैं कि शिव अपने बैल नंदी में सवार होकर आए और उनके पुत्र गणपति चूहे पर और कार्तिकेय मयूर पर बैठकर आए हैं। आगे कवि एक महत्वपूर्ण बात कहता है कि इनके अलावा और भी जो शेष हैं वे कैसे आएंगे। यहाँ पर कवि विशिष्ट और सामान्य समाज व्यवस्था को चिन्हित कर रहे हैं। जो विशेष हैं वे साधन संपन्न हैं और जो जनसाधारण हैं उनके लिए कहीं किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है। यहाँ एक विशेष दृश्य इस भावार्थ में अंकित करना चाहूँगा कि आज जब यह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोरोना संकट पूरे विश्व में छाया हुआ है और सारी दुनिया लॉकडाउन है, अर्थात घरों में बंद है। हमने देखा कि विशिष्ट जन विभिन्न रूपों में अपने घर आ ही गए और लाखों करोड़ों आम जन सैकड़ों किलोमीटर अपने घरों को लौट पड़े। यह वापस जाने की यात्रा भारतीय इतिहास की एक दुर्लभ घटना है। पणिक्कर की बरसों पहले की लिखी कविता में यह दृश्य पौराणिक चरित्रों के माध्यम से व्यक्त हो चुका है। कवि आगे कहते हैं कि यही हमारा व्यवहार है। इस व्यवस्था में संघर्ष करते करते समय से टकराकर अपनी नैतिकता और मानवीय मूल्यों को छोड़ देने और जो चलन में है उसे स्वीकार कर लेने का अंतर्द्वंद मनुष्य को सदैव चिंतातुर रखता है। प्रश्न यही उठता है कि मूल्यहीन व्यक्तित्व में नैतिकता कैसे आए। नैतिकता और अनैतिकता के इस ऊहापोह में जो समाचार हैं, जिनमें से व्यक्त होता सामाजिक व्यवहार है, जो सांसारिक तरीका है, वह व्यर्थ है। इस कविता में कवि ने सामाजिक भेद, स्तरीकरण, मानवीय मूल्य और संघर्ष के रास्ते को समझने का प्रयास करते हुए सांसारिकता के मोह से मुक्त होने का भाव प्रकट किया है। धन्यवाद।